नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे बीच आज अनिल सिंघवी जी हैं और आप सभी उनको जानते होंगे। और आपके बारे में क्या कहें, अभी आप वर्तमान समय में जी मीडिया के साथ आप कार्यरत हैं और आप मैनेजिंग एडिटर हैं जी बिज़नेस, और जो कि एक लीडिंग हिंदी बिज़नेस चैनल है और जी मीडिया को हम सब जानते हैं। और इसके साथ साथ आपके बारे में कहें तो आप 1993 में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपने महारत हासिल किया, सीए के साथ साथ आपने सीएस भी किया है। और जी मीडिया के पहले आपने 13 साल आपने कार्य किया सीएनबीसी के साथ। अनेक अवार्ड से आपको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। उनमें से रिसेंटली अगर हम बात करें तो आइकॉन ऑफ बिजनेस जर्नलिज्म बाय IBJA के द्वारा सम्मानित प्राप्त है। और इसके साथ साथ आपको इलेक्ट किया गया था सेक्रेटरी फॉर WICASA 1992-1993 के लिए। और इसके साथ साथ पद्मश्री राजश्री बिरला जी के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। आज आपसे जानेंगे, सीखेंगे और अर्थव्यवस्था को, आर्थिक जगत के बारे में और अनुभव जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये एक बेहतरीन मौका मुझे मिला है आपसे बात करने का, मुलाकात करने का। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। कह सकते हैं कि आभार हमारी ओर से, आप यहाँ आए, हमारे गौरव को आपने बढ़ाया शांतिवन परिसर में। और रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, यहाँ पर आकर के आप हम सबके साथ रेडियो स्टेशन है जहाँ अच्छी अच्छी बातें होती है कुछ पॉजिटिव। और मुझे कुछ लोगों ने बताया भी कि वहाँ जाएंगे बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस आपको मिलेगी और आप थोड़ी एनर्जी लेकर लौटाएंगे। तो जैसे हम सभी जी बिल्कुल, जैसे हम सभी जब आपको देखते हैं टीवी में, हमें ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ भाषण दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आप अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो लगता है कि नहीं, आप फ्रेंडली तरीके से हमसे बातें करते हैं। तो आज आपसे जानेंगे जी, अगर भाषण देना आता तो कोई बड़ा और अच्छा काम नहीं कर लेता, नेता नहीं बन जाता, देश चलाने का काम करता। तो बस छोटा सा आदमी हूँ, थोड़ी बहुत समझ चूँकि CACS किया है तो थोड़ी बहुत बिजनेस की, स्टॉक मार्केट्स की हल्की फुल्की समझ है। उस समझ को अपने अंदाज में थोड़ा समझाने की कोशिश हमारे दर्शकों को करता हूँ। बस वही एक प्रयास रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, आज आप ग्लोबल समिट के दौरान शांतिवन परिसर में पधारे हैं और शांति के अग्रदूत भारत को कहा गया है जी। और आप स्टॉक मार्केट के बारे में और डिजिटल करेंसी के बारे में युवाओं को गाइड करते हैं, भारत की जनता को गाइड करते हैं जी। आपको क्या लग रहा है सर कि जैसे कोरोना के भी टाइम हमने देखा कि जो भारत के टीनएजर्स, जो यूथ थे, अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए वो डिजिटल करेंसी और बाकी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट उन्होंने किया, तो क्या आपको लगता है इस ज़माने में हम उस शांति दूत बन सकते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले शांति की ज़रूरत किसको है? शांति की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उन लोगों को है जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं जी। और पैसे के पीछे भागने वाले सारे लोग हमारा चैनल देखते हैं, मुझे देखते हैं, राइट? चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स, राइट? और हर आदमी कमाना चाहता है। कमाने की चाह रखना और कमाने का प्रयास करना बिल्कुल भी बुरा या गलत नहीं है, लेकिन एक बैलेंस जो होना चाहिए कि आपके कमाने की कितनी इच्छा है और लाइफ को अच्छे से जीने की कितनी इच्छा है जी। अगर मैं ये सोचूं कि बहुत कमा लूँ और उसके बाद मैं ज़िंदगी बड़े आराम से स्ट्रेस फ्री होकर जीऊँगा, तो शायद कहीं कहीं हमारी सोच में गड़बड़ है। और इसी को हम करने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे दर्शक आते हैं, रोज़ चैनल देखते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस रहें, पॉजिटिव रहें। मार्केट है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, एक तरफा तो चलेगा नहीं। उसमें आप अपना पेशेंस ना खोएं, ब्लड प्रेशर ना बढ़ा लें जी। बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं, राइट? सो हम ये कोशिश करते हैं कि आप काम कैसे रहें, एकदम शांति से कैसे रहें, और शांत रहेंगे तो सही दिमाग आपका चलेगा और अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। और आप जानती है, बिजनेस में और स्टॉक मार्केट में ये बड़ा ज़रूरी है और ये प्रोसेस हमारे अंदर है जो हमें डेवलप करके बाहर लानी है। तो ये हम करने की कोशिश करते भी हैं। और देखिए, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है कि हम दुनिया बदल सकते हैं। हाँ, एक प्रयास ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अगर मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊं कल से आज, और ऐसा होगा तो शायद हमारी सोसाइटी बेहतर होगी, हमारा देश बेहतर होगा। तो अगर मैं अपने मन में शांति ले आऊं और ऐसा ही प्रयास सारे लोग करें,
तो फिर हिंदुस्तान फिर से शांति दूत क्यों नहीं बन सकता। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा अब तक का इतिहास यही कहता है, हम किसी से झगड़ते नहीं जी, हम किसी पर आक्रमण करते नहीं, हम लोगों को अपने साथ लेकर चलने की और मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। शक्तिशाली होना जरूरी है, लेकिन शक्तिशाली के साथ जो विनम्र है और जो शांतिप्रिय है, वही दुनिया पर राज कर सकता है, और वो हिंदुस्तान है। हम आज तक हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, ये हमारा सबसे बड़ा सबूत है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास बड़ी अच्छी खासी फौज है, आर्मी है, मिलिट्री है, नौसेना है, एयरफोर्स है, सब कुछ है, लेकिन हम किसी पर कुछ डराते नहीं। जरूरत पड़ने पर हम उनके पास भेजते हैं, और यही सबसे बड़ी हिंदुस्तान की ताकत है। और आई एम श्योर आप और पूरी आपकी संस्था ब्रह्म कुमारी जो काम कर रही है दुनिया भर में शांति फैलाने के लिए, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मैं कहूँगा कि जितनी संख्या में आप हैं उससे कहीं 10 गुना होने चाहिए जी, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में ज्यादा जरूरत है अब कि लोग ज्यादा शांतिप्रिय बने, देश आपस में लड़े ना, है ना। सो इसलिए जो काम आप कर रही हैं उसके लिए मेरा दिल से आपको धन्यवाद है, और मैं चाहता हूँ आप और बेहतर तरीके से काम करें और हिंदुस्तान को शांति दूत बनाएं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे आप बाजार को देखते हैं, ऊपर नीचे की बात आपने कहे, तो जब आप सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज इस फील्ड में रहते हैं, आपको अपडेट जी हर वक्त रहना होता है, तो आपकी स्थिति को आप कैसे बैलेंस करते हैं? मैं ना वो शुद्ध हिंदी में कहूँ तो निर्लिप्त भाव से बाजार को देखता हूँ। जी जी, और बाजार को वैसे ही देखता हूँ जैसे देखना चाहिए। मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, दिल से आप मुझे पूछेंगे तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि बाजार ऊपर जाए, तेजी में मैं ज्यादा खुश होता हूँ, लेकिन मंदी में मैं दुखी नहीं होता जी। उसकी रीजन ये कि मुझे डे टू डे मार्केट मूवमेंट से मुझे पर्सनली फर्क नहीं पड़ता। जी। अगर मैं भी ट्रेड करूं और मैं भी अगर डे टू डे मोमेंटम को देखना शुरू करूं तो शायद फिर मैं बायस हो जाऊंगा। मैं इन्वेस्ट करता हूं अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, तो मुझे डेली बेसिस पे मार्केट देखने की और समझने की जरूरत नहीं है। आई मीन समझने की तो जरूरत है, लेकिन डेली बेसिस पर देखने की जरूरत नहीं। सो होता यह है कि अगर आप अपनी पोजीशन ना रखें और उसके बाद जो मार्केट का मूवमेंट है उसको डेटा के साथ मिलाकर देखें, तो आप बहुत आराम से बहुत अच्छे से मार्केट का विश्लेषण भी कर पाएंगे, लोगों को एडवाइस भी दे पाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, मुझ में और मेरे दर्शकों में कोई खास फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो मार्केट को देखते हैं तो वो बायस्ड होते हैं जी। क्योंकि अगर किसी ने तेजी कर रखी है तो उसे अच्छा ही लगना चाहिए, और किसी को वापस नीचे खरीदना है या शॉर्ट कर रखा है तो उसे लगता है कि मार्केट खराब होना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर जाए या नीचे जाए, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाना ही है। और मैं कई बार कहता हूँ शुभा जी कि इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना उसको ऊपर ही है जी। फर्क सिर्फ इतना है, हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है। जब तक निफ्टी ऊपर न जाए तब तक हमें जमीन पे बने रहना है, तो हमें उससे पहले ऊपर नहीं जाना। अगर हम अपनी हेल्थ का, मेंटल फिटनेस का, अपनी मन की शांति का ख्याल रख लेंगे तो लंबे चलेंगे जी। सही इन्वेस्टमेंट करने के क्या टिप्स है, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो मार्केट हो? आप सबको मेडिटेशन करवाती हैं जी, है ना? आपने भी किया है? कितने सालों से कर रही हैं? बचपन से थोड़ा थोड़ा करते आ रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं। पहली बार किया तब क्या हुआ? तब ज्यादा समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी जब पहली बार मेडिटेशन कराया कि बिल्कुल विचार नहीं आने चाहिए, विचारों को मतलब विचार शून्य, जैसे ये बोलते हैं उस सबसे ज्यादा उसी वक्त आते हैं विचार, है ना? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा लगता है अरे यार ये क्या है, मतलब मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। लेकिन यही आप 5, 7, 10 बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर ऑटोमेटिक अचानक से जो चीज आपसे नहीं हो रही थी बड़ी आसानी से होने लगती। यही तरीका है स्टॉक मार्केट का भी, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सोचे एक दिन में मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, बस मैं जो ट्रेड करूं उसमें पैसा बनना ही चाहिए जी, और पहली बार से बनना चाहिए। काश ऐसा होता। ट्यूशन फीस देनी पड़ती है इस मार्केट में सीखने के लिए, और वो ट्यूशन फीस सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर ही आप सीख सकते हैं मार्केट को। सो आई थिंक सिंपल गुरु मंत्र यही है कि आपने एक दिन में मेडिटेशन नहीं सीखा, एक दिन में इन्वेस्टिंग नहीं सीखेंगे जी। धीरे धीरे आपको उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है। पेशेंस, थोड़े इमोशंस साइड में रख के, लॉन्ग टर्म सोच के, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ, बढ़िया म्यूचुअल फंड्स, बस
इतनी सी तो बात है, हो गया काम। जी, लेकिन यूथ यही चाहता है कि शॉर्टकट्स, हाँ, जैसे आपने बिल्कुल। कहा कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन शॉर्टकट्स चाह रहे हैं और डिजिटल करेंसी, ज़माना इतना फास्ट जा रहा है, जी। सब चाहते हैं कि सब कुछ फास्ट हो। और अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत नहीं है। मैं भी जब 25-26 का था, तब मैं 150, 170, 180, 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाना चाहता था। अब मुझे कोई कहे तो भी मुझे पता है कि 2 बेटे हैं, वाइफ है, बड़ा परिवार है, लाखों इन्वेस्टर्स है जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जी, तो अपने आप स्पीड धीमे हो जाती है। सो ये उम्र का प्रभाव है। तो एक तो उस उम्र में ये एग्रेशन होता ही, और होना भी चाहिए। वो जवानी क्या जिसमें जिसके खून में उबाल ना हो। जी, लेकिन सक्सेस ऐसे नहीं आती। एक्सपीरियंस चाहिए, जी, हार्ड वर्क चाहिए, और लंबे समय तक डिसिप्लिन चाहिए। कई बार आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इंटरव्यू करता हूँ, जी, बच्चे आते हैं मेरे पास जॉब के लिए, है ना। एक आध बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया सवाल कि भाई 5 साल बाद क्या बनना चाहते हो? सर मैं अनिल सिंह भी बनना चाहता हूँ। जी, बोला, हैं? मैंने कहा यार, ये मैं तो बड़ा फिसड्डी रह गया फिर। मुझे तो अनिल सिंह भी बनने में 50 साल लग गए, तुम 5 साल में बनना चाहते हो। पॉइंट ये है कि हर चीज का एक प्रोसेस है, वक्त लगता है। इन्वेस्टमेंट्स का भी वो प्रोसेस है। यंगस्टर्स जो है उनमें एनर्जी है, उनमें जोश है, उनमें सीखने की लगन है। लेकिन अगर वो ये सोचेंगे कि जो काम दूसरों ने 20 या 25 साल में सीखा है, मैं 20 या 25 महीनों में सीख लूं, ऐसा होगा नहीं। सो आप अपनी उस जोश और एनर्जी को कम ना होने दें, पैशन बनाए रखें। लेकिन एक्सपीरियंस की एक वैल्यू है। देखिए, अगर सिर्फ सारा काम किताबों से हो जाता तो गुरु होते नहीं ना, राइट, लाइब्रेरीज होती, स्कूल होते नहीं ना। जी, करेक्ट। सो एक्सपीरियंस से जो चीज आप सीखेंगे मार्केट में, वो किसी के बोलने से, मेरे बोलने से भी नहीं सीखेंगे, किसी के बोलने से नहीं सीखेंगे। जो अनुभव आपको करके मिलेगा, और वो अनुभव 25 साल की उम्र में नहीं मिलेगा, वो उसके लिए 35, 40, 45 तक आप जाएंगे। 2, 3, 4 बार मार्केट की बड़ी तेजी और मंदी देखेंगे, तब आप सीखेंगे। जी, ओके। लेकिन सर, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज यूथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब भी उसको पैसे उसका नहीं बढ़ रहा है या फिर लॉसेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, तो फिर वो इन्वेस्ट करना छोड़ दे रहा है या फिर निराश हो जा रहा है, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। कौन सी चीज ऐसी आपने लाइफ में की है जो आपसे नहीं हुई और आपने छोड़ दी और आप सक्सेसफुल हो गए? अगर मेरी कोई गलती है, अगर मुझे ड्राइव करना नहीं आता, मैंने कोशिश की, ड्राइव करने की प्रोसेस में मैंने गाड़ी कहीं ठोक दी और मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं करूंगा, क्या मैं ड्राइविंग सीख गया? नहीं। करेक्ट। सो आप छोड़ने से तो कुछ चीज सीखते नहीं ना। अगर आपको सीखना है तो वो करना पड़ेगा। थोड़ा तो करना कैसे है? जी, पिछली बार मैंने क्या गलती की थी, जी, अगर मैंने वो गलती सुधार ली, अब नई गलती करूंगा। गलती तो करूंगा, मैं परफेक्ट तो तब तक नहीं होऊंगा जब तक गलतियां नहीं करूंगा। तो गलतियां तो होंगी, इस स्टॉक मार्केट में होंगी। छोड़ के जो भाग गए, भाग गए। अगर मैंने फेल होने की वजह से आगे नहीं पढ़ेगी तो थोड़ी मुझे डिग्री मिलेगी। जी, डिग्री तो मुझे तभी मिलेगी जी, जब मैंने वापस से एग्जाम दिया, वापस से पढ़ाई की, वापस से तैयारी की और फिर अच्छे मार्क्स आए। सो छोड़ना तो सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन तो करने में ही है, प्रयास करने में, एफर्ट्स करिए, सक्सेसफुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। कितने एग्जाम्पल हैं, जी, हजारों लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हैं, हुए भी बहुत लोगों ने। जी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वही असफल है जो प्रयास करना छोड़ देता है। जी, और जब तक आप सफल नहीं है तब तक प्रयास करते रहिए। जी। कहा जाता है कि एक जना खोता है तो दूसरे जने उसको प्राप्त करते जीरो सम गेम स्टॉक मार्केट को बोलते हैं। जीरो सम यानी कि आपकी पॉकेट से मेरी पॉकेट में, मेरी पॉकेट से आपकी पॉकेट में। हैं। जी, तो फिर ये कह सकते हैं ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं लेकिन एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहे हैं और ये तो लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ शांतिवन परिसर में आए हैं और मार्केट की चर्चा तो आप वहाँ पे भी करते रहते हैं, आज आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा सर? अद्भुत। अगर एक ही शब्द में कहूँ तो मतलब मैं रोज दिन भर फुल ऑफ एक्शन न्यूज रूम में, और मतलब मुझे तो है ना डल दिन पसंद ही नहीं है। जी, जी, जिस दिन खबरें कम हो, क्या दिन है यार, आज कैसे निकलेगा। हर वक्त मुझे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, जी, हर वक्त कुछ नया चाहिए, और जितना ज्यादा नया मिले उसका आनंद ही अलग है। आनंद अलग, राइट। सो उस न्यूज रूम के एक्शन को छोड़कर कभी कभी ये वाला अनुभव भी बहुत बेहतर है कि आप शांति से बैठे हैं,
बाहर की दुनिया के बजाय अपने भीतर की दुनिया को देखें, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो मुझे ही देखना पड़ेगा, ये तो कोई और नहीं देख सकता ना, राइट। बाहर क्या चल रहा है वो तो बताने के लिए हजारों लाखों लोग हैं जी। सो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो आप लोगों को सिखाते हैं, उनको अंदर की यात्रा करवाते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। ये बड़ा पुण्य का काम है जी। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना शोभा जी, मैं बताऊँ, आप पैसे देके खरीद नहीं सकते, राइट। पैसे देके सीख नहीं सकते। आप मुफ्त में जो लोगों को वो खुशी दे रही हैं, अंदर से जो शांति दे रही हैं, जो आपकी संस्था दे रही है, वो लाजवाब है। सो आई थिंक ये एक एक्सपीरियंस है जो लोगों को लेना चाहिए। मुझे आकर बहुत ही अच्छा लगा है वाकई में, मतलब एक ऐसा परिसर इतनी बढ़िया जगह में बना हुआ, इतने बढ़िया से जो आप लोग सिखाते हैं, वो कमाल है जी। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि न्यूज़ रूम और बिजी लाइफ एक्शंस, इसके अलावा आपको और क्या करना पसंद है? हाँ, बहुत कुछ। स्पोर्ट्स, जी। खेलना भी देखना भी, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब बीट क्रिकेट, कबड्डी, खो खो से लेकर टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई लव इट। 52 साल की उम्र है, जितना खेल पाता हूँ खेलता हूँ अभी, और अदरवाइज देखना भी पसंद है, खेलना भी पसंद है। मूवीज नहीं देखता, इतना समय मिलता नहीं, लेकिन अगर कोई अच्छी कॉमेडी मूवी है या हल्के फुल्के कॉमेडी शोज हैं, वो देखना पसंद है। वो बड़े सीरियस वाले, डार्क वाले ना, नॉट माई कप ऑफ टी। अरे पहले ही लाइफ में इतना स्ट्रेस है और देखकर नहीं 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 बाबा नहीं वो। तीसरा, मुझे योगा और मेडिटेशन, ये मेरी लाइफ का पार्ट है। ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं उतना थोड़ा समय कम मिल पाता है। अब हफ्ते में 3-4 दिन कर पाता हूँ, पहले एक वक्त था हफ्ते में 4-5-7 दिन में योगा और मेडिटेशन करता था, लेकिन अब वो भी करता हूँ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत पसंद है, और ख़रीदना भी और खाना भी। वो मेरे लिए बड़ा डिस्ट्रेस करने वाला काम है। ट्रैवल करना तो खैर सभी पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ। और हाँ, सबसे ज़्यादा पसंद का काम अगर मेरा कोई है लाइफ में, कैमरे के सामने मुझे बिठा दीजिए, मैं भूल जाऊँगा कि मैं बीमार हूँ, मैं भूल जाऊँ कि मैं थका हूँ, मैं भूल जाऊँगा कि मुझे खाना खाना है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं, मेरे दर्शक, मेरा कैमरा, बस। जी। तो अपने कार्य क्षेत्र, अपने कार्य को प्यार कैसे करना चाहिए सर? अगर आप उसे समझेंगे कि काम है जी, तो आप प्यार भी नहीं कर पाएंगे और एंजॉय भी नहीं करेंगे और थकान भी आएगी। जी जी जी। मैं आपको बताऊं, मेरा हाईएस्ट अब तक का, जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जो मेरा एंकरिंग रहा है, 3 साल पहले मैंने बजट के दिन किया था जी बिजनेस पर ही। और बजट के दिन तो आप जानती हैं कि इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा दिन होता है जी। वित्त मंत्री बजट देती हैं, ढेर सारे अनाउंसमेंट होते हैं, और सब लोग एक एक अनाउंसमेंट को, एक एक लाइन को बड़े गौर से सुनते हैं। वहाँ आपके पास रिलैक्स होने का वक्त है नहीं जी। हर लाइन सुनिए, मिस नहीं कर सकते। उस दिन मैंने 9.5 घंटा नॉन स्टॉप एंकरिंग की थी जी। मैं स्टूडियो में था 9.5 घंटा विदाउट अ बायोलॉजिकल ब्रेक जी। बहुत मुश्किल। और नहीं, बड़ा आसान था एक्चुअली। थकान तो तब आई जब निकल कर बाहर, बस स्टूडियो से बाहर निकल के कैबिन में गया, तब लगा हाँ अब बॉडी मेरी थक रही, लेकिन दिल और दिमाग थके नहीं। सो अगर आप जो आप करते हैं उसे आप प्यार करते हैं तो आपको काम नहीं लगेगा। सो मैं हमेशा यूथ को यही कहता हूँ, डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू। सो अगर आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए प्यार है, या जिसे आप प्यार करते वही काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कभी थकान नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। सो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ मेरे काम को, मज़ा आता है मुझे। मेरे ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रोफेशन में, वो शोभा जी मैं आपको बताऊँ, वो कहते हैं कि क्या यही रोज़ शो, रोज़ वही हेडलाइंस पढ़नी, वही शो है, वही मार्केट है, वही खरीदना बेचना, ये बताना, यार बड़ा बोरिंग सा है। और मुझे लगता है कि यार स्टॉक मार्केट और बिजनेस न्यूज़ से ज़्यादा डायनेमिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर रोज़ नए स्टॉक्स हेडलाइंस में, कभी कोई घट रहा है, कभी कोई बढ़ रहा है, हर सेकंड स्टॉक के भाव बदल रहे। भाई इससे ज्यादा डायनेमिक लाइफ में क्या हो सकता है? सो मुझे तो लगता है कि मतलब ईश्वर की कृपा है, ये मौका दिया कि मुझे इस फील्ड में, शायद किसी और फील्ड में होता तो मैं बोर हो जाता। जी बिल्कुल। जिस प्रकार के रोल चाहिए था आपको वो रोल मिला है,
और जैसे आपने कहा था कि डिटैच होके जब आप देखते हैं चीज़ों को तभी मज़ा आता है। जी। सर एक एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी कि आपसे राय लेने के बाद कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहेंगे। अरे बहुत है, और लोगों का इतना प्यार है, मैं बता नहीं सकता आपको। मुझे एक कानपुर से पत्र आया था, फ़ोटो खींच कर भेजा है, और उसने बड़ा हैंड रिटन लेटर लिखा था, और एक शॉप का फ़ोटो भेजा था, अनिल क्लॉथ स्टोर। तो उसमें स्टोरी उसने लिखी थी कि सर मैं 10वीं में फ़ेल हो गया, और मेरे घर वाले ये समझते थे कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे जॉब मिली नहीं जी। और मैं बेरोज़गार सा था। आपका शो देखते देखते मैंने थोड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और ट्रेड करना शुरू किया, थोड़े पैसे बना लिए, फिर मैंने ये दुकान खोल ली कपड़े की, और मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए इस दुकान की वजह से, और मैंने इसीलिए इसका नाम अनिल क्लॉथ स्टोर आपके नाम पर। से अनेक एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास। एब्सोल्युटली बहुत मतलब एक बार कहीं जामनगर में था, एक 65 साल के बुजुर्ग आए और पैर छूने लगे। मैं एकदम हड़बड़ा गया, बोले कि आज मैंने 2 दिन पहले आपके बोलने पर 11,500 रुपये कमाए थे, एक दिन की मेरी अब तक की सबसे बड़ी कमाई। मतलब किसी के लिए 11,000 रुपये बहुत बड़ी बात हो सकती है, हम ये सोचते भी नहीं। ऐसे में मतलब दर्जनों चीज़ें आपको बता सकूँ। एक जब मैं जी बिजनेस ज्वाइन हुआ था, तो पहले दिन एक मुझे फ़ोन आया ऑन एयर, एक ऐसे व्यक्ति जो जन्म से अंधे थे जी। वो मुझे रोज़ CNBC पर देखते तो क्या सुनते थे, और वो मुझे खाली आवाज़ से पहचानते थे। और 3 महीने में जब जॉब चेंज करा था तो गार्डनिंग लीव पर था, तो वो बोले कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आज वापस आपकी आवाज़ सुनी। तो मतलब उस दिन मैं मतलब रोंगटे खड़े हो गए। वो असली कमाई है। वो असली कमाई है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अभी हाल ही में 2 साल में कोविड के बाद लोगों ने बहुत बिजनेस जर्नलिज्म की तरफ और बिजनेस चैनल्स देखना शुरू किया, क्योंकि कोविड के वक्त आपके पास और कुछ फ्रेश कंटेंट था नहीं जी। प्लस मार्केट में तेज़ी थी, कई सारे यूथ जो बेरोजगार हो गए वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे, पैसा कमाया भी। तो अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, पहले तो 35-40 साल से बड़ी उम्र के जो लोग थे वो आकर देख कहते थे अनिल जी आपको देखते हैं। अब तो 20 साल 25 साल के युवा, गृहिणियाँ, हाउसवाइफ जो हैं, दे आर सो एक्टिव जी। और वो मतलब उनमें जो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है लाजवाब है। मतलब अब धीरे धीरे हम 10 करोड़ डीमेट अकाउंट पर हो गए हैं। आई एम श्योर दैट फाइनेंशियल लिटरेसी जो ये वित्तीय साक्षरता ये शुरू हुई है, और हिंदुस्तान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो ताकत बन रही है, आप देखिएगा अगले 25 साल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। हम फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि हम इस युग में पैदा हुए हैं, और हिंदुस्तान का जो पुराना समय विश्व गुरु होने का ये हमें फिर से दिखेगा 2 तरीके से जी। एक, हम आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, और दूसरा हम आध्यात्मिक महाशक्ति बनेंगे, जिसके लिए आप लोग काम कर ही रहे हैं। और आर्थिक महाशक्ति बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे पास वो ग्रेट कॉम्बिनेशन है, एक तरफ कल्चर है, आर्ट है, साइंस है, दूसरी तरफ हमारे पास इकोनॉमी है। सो दोनों मिलाकर हम सुपर पावर बने। बिल्कुल सर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी की ओर यूथ दौड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कभी कभी शायद जो पेपर करेंसी है उसका रिप्लेसमेंट हम कर लेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि RBI भी अभी इशू करने वाले हैं? देखिए, मेरा जवाब बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, और आप कह भी सकते हैं कि मैं अंकल टाइप एडवाइस दे रहा हूँ। मैं तो पुराने ज़माने का आदमी हूँ। जहाँ मैं हूँ पुराने ज़माने का आदमी, 52 साल की उम्र हो चुकी है, और जो कुछ अपने पढ़ाई से या अनुभव से जो सीखा है उसके दम पर ये मैं कह सकता हूँ कि ये डिजिटल करेंसी की डेफिनेशन में ही फिट नहीं होती जी। मैंने तो ज़िंदगी में कोई ऐसी करेंसी नहीं देखी जिसका कोई माई बाप ना हो। मैंने कोई ज़िंदगी में ऐसी करेंसी आज तक नहीं देखी जो इतनी ऊपर नीचे होती हो जी। रुपया अगर आपका 65 का 80 हो जाए तो इतनी हाई तोबा, और कोई बिटकॉइन आधा रह जाए वापस डबल हो जाए तो कुछ नहीं। सो बेसिकली मैं इसे करेंसी नहीं मानता, मैं इसे एक ट्रेड करने का, स्पेकुलेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट मानता हूँ जी। जस्ट लाइक जैसे दुनिया भर में आप जाइए, बैटिंग होती है वहाँ ऑफिशियल है जी। रेस कोर्स में लोग पैसा लगाते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, और कुछ लोग स्टॉक मार्केट को भी इस कैटेगरी में रखते हैं जी। कि भाई हमें वैसे ही करना है। ये भी उसी तरह का एक और आपके लिए खेलने का आपका वो है, करिए। एक ही चीज़ है, मेरी सलाह ये, और मुझे पता है मैं कहूँगा तब भी लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप देखिए एवरेज उम्र जो लोग बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं या क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगा रहे हैं हिंदुस्तान में, उनकी है 23 साल जी। ठीक है, एवरेज अमाउंट
12-13 हज़ार रुपये, और 62% लोग ऐसे हैं जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहते हैं। जी। अब आप सोचिए 22-23 साल की उम्र वाला आदमी, 10-12-15 हज़ार रुपये लगाने वाला एवरेज आदमी, क्या आप मानती कि वो एक बहुत सक्सेसफुल समझदार इन्वेस्टर है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चे पैसा बना लेते हैं तो उनको लगता है हमें सब आता है। ये पैसा आपकी स्किल से नहीं बना है, आपके नसीब से बना है। और शायद उस वक्त आप कुछ और भी कर रहे थे तो बन जाता, आप ऊपर से लिखवा के ही लाए कि पैसा बनाना है। सो आई थिंक पैसा बनाने को इस गलतफहमी में न डालें कि मुझे सब कुछ आता है। बन गया पैसा, एंजॉय कीजिए, बट इसे करेंसी मानकर अगर आप करेंगे तो मुश्किल है। हाँ, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ जी। वो एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत काम की और उसका फ्यूचर है, लेकिन ये डिजिटल करेंसीज का फ्यूचर है, इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे नहीं लगता कि, और अगर दूसरी बात है कि अगर आरबीआई अपने डिजिटल करेंसी ले आएगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कोई नहीं खरीदने वाला। जी। कोई डिजिटल करेंसी इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसमें ट्रांजेक्शन कर सके, उससे पेमेंट ले सके, दे सके। सबको सट्टा करना है, और आरबीआई की करेंसी में तो होगा नहीं। तो अगर कोई करेंसी सरकार की है और सेंट्रल बैंक की है तो करेंसी की तरह बिहेव करती है। इसे प्लीज करेंसी मत बोलिए, कर सकते। हाँ, और कुछ भी बोल दीजिए, करेंसी मत बोलिए। देखिए सर, बेटिंग की बात करें, ये सही है, यूथ आजकल वो नशे की ओर जा रहा है। और जैसे आपने कहा 10-15 हज़ार, ऐसे भी यूथ है पूरी सालरी लगा लेते हैं उसके बाद। हाँ, बिल्कुल। और ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ। हाँ, सो आई थिंक क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी ना जो लोग अपना करके ही सीखेंगे, जी, है ना। हम कितना ही कह दें, नहीं सीखेंगे जब तक उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। और इस एक्सपीरियंस में अगर आपने पैसा बना लिया, वेल एंड गुड। नहीं बनाया, कोई बात नहीं। मैं एक ही सलाह देता हूँ, लगाइए आप पैसा, उतना ही लगाइए जितना डूब जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। राइट। मतलब समझिए आपके पास 100 रुपए हैं, आप 5, 10, 15, 20 उतना लगाइए जितना आपको जीरो होगा तो चलेगा। 100 के 100 मत डाल दीजिए प्लीज, थोड़ा बचा के रखिए। किस्मत अच्छी 20 में 40 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है जी। और 20 का 10 हो जाए या 0 रह जाए तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। सो आई थिंक वो रिस्क आप लेकर चलें। एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ की है, और वो ये कि जहां पैसा बना लिया वहां उनको लगता है हम समझदार हैं। जी। काश वाकई ऐसा होता, क्योंकि जो चीज एक्सपीरियंस से, अनुभव से, उम्र के साथ आती है, कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, हमने दुनिया देखी है, जी। ऐसे ही नहीं कहते हैं। और ये हमें भी समझ में नहीं आता जब हम 25 के थे। आज हम 50 के हो गए तो हमें समझ में आता है कि दुनिया देखने का मतलब क्या होता है। तो इसलिए आई थिंक ये जनरेशन गैप है, हमेशा रहेगा। जी। तो सर, जैसे बेटिंग एप्स, मान लीजिए कोई भी खेल है, मैं खेलों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लीग्स, चैंपियन लीग्स हम लोग खेल रहे हैं, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट्स, वहाँ पे भी बेटिंग एप्स हम देख रहे हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं वो सब बताते हैं, और लास्ट में कंडीशन अप्लाइड होता है, वो बहुत स्पीड से बोलते हैं। तो उस और भी लोग अग्रसर हो रहे हैं, खासकर यूथ, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? एक ही शब्द से परहेज करें, एडिक्शन। किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में, किसी भी चीज का नहीं जी। और बेटिंग का तो बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली जो चीजें खराब मानी जाती है उनका तो एडिक्शन होना ही गलत है। जी। करिए, शौक फरमाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है, करिए। मुझे बताइए, आपको शौक है किसी चीज का और किसी चीज को करने से मजा आता है, दुनिया में एक चीज ऐसी बताइए जो आप मजे के लिए करते हैं, उसके पैसे नहीं लगते। जी। आपको कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाना है, पैसे लगेंगे, मजा आता है। मूवी देखने जाता है, पैसे लगते हैं, मजा आता है। तो होटल में खाना खाने जाना है, मजा आता है, पैसे लगते हैं। कौन सा मजा ऐसा है जो मुफ्त में मिलता है, एक्सेप्ट आप जो बढ़िया फर्स्ट क्लास मेडिटेशन कराते हैं, जिससे अंदर की शांति मिलती है। जो ये सारी चीजें हैं ना, बेटिंग पैसा कमाने के लिए या मजा लेने के लिए, ये चीजें लिमिट में करें, ठीक है। और मैं तो ना ही बोलूंगा, लेकिन मुझे पता है मेरे ना बोलने से रुकने वाले नहीं है। सो एडिक्शन न लाए, किसी भी आदत के गुलाम ना बने, किसी के भी नहीं, कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, चाहे वो चाय पीने से लेके किसी बेटिंग ऐप पर आपको कोई कुछ करना हो। सो प्लीज इससे बचिए, ये ज्यादा बढ़िया है। वैसे ही बनाइए ना मूवीज। अब कई लोग कार्ड्स खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, लेकिन मैं पैसे से नहीं खेलता। कार्ड्स खेलना है, एंजॉय करना है ना, उसमें पैसे कहाँ से आ गए? आपको टीम बनानी है, बनाइए। जरूरी थोड़ी कि आपको पैसे देकर और इसी तरह वाली बनानी, वैसे बनाइए। आपको अपना इंटेलेक्चुअल लेवल टेस्ट करना है कि आप इंडियन टीम के सेलेक्टर से बेहतर टीम बना सकते हैं क्या? जी, यही तो प्रूव करना चाहते हैं, तो कर दीजिए ना। उसके लिए कौन सा जरूरी है कि पर्टिकुलर ऐप पे जाके बनाना है? राइट। और पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स तो है ही नहीं।
एक आध बार 2 बार आप कमा लेंगे, उससे आप अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगेंगे, वहीं तो गलती होती है। ये मार्केट है ही ऐसा, ये ऐप्स हैं ही ऐसी, जहाँ आप आते हैं, पहले कमाते हैं और फिर आपको लगता है अब मुझे सब आता है। धीरे धीरे जब अपने बेट्स आप बड़ी करते जाते हैं, फिर कभी जब उल्टा होता है तो वो आपका पूरा पुराना खाया पिया सब निकाल देता है। बिल्कुल। और मीडिया को क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो है ही, कोई कमर्शियल मीडियाज जो हैं उनके तो पैसा कमाना है, एडवर्टाइजमेंट्स तो वो भी दिखाते हैं। कुछ ऐसे नॉर्म्स होना चाहिए आपको लगता है कि मीडिया वालों को भी ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो हमें सुधरने की ज़रूरत है, अनडाउटेडली, क्योंकि मीडिया और फिल्म्स ये दोनों ही समाज के लोगों के दिमाग पर बड़ा असर डालते हैं। जी। 2 ही तरीके हैं हमारे पास, हम जो दिखाएंगे आपको देखना पड़ेगा, राइट जी। या जो आप देखना चाहेंगे वो हम दिखाएंगे। डिसाइड करना है किसकी चलेगी, आपकी या हमारी। मैं आपको बताऊं शुभा जी, जब मैं जी बिजनेस ज्वाइन हुआ, शाम को रात को 8 से 10 बजे आप देखते हैं कि प्राइम टाइम पर सब जगह पॉलिटिकल डिबेट्स चलती है। जी। मतलब कुत्ते बिल्ली लड़ रहे हैं, मुर्गों की लड़ाई हो रही है ना। जी। और वो एंकर मतलब रेफरी की तरह बीच बचाव करने में लगा रहता है, बस और कुछ नहीं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। 2 घंटे तक वो काँव सुनने के बाद अगर आप पीछे मुड़कर आंख बंद करके सोचें कि मुझे क्या मिला, तो आपको लगेगा नॉइस, अशांति, जी, टेंशन, और कोई फायदा नहीं। हम जी बिजनेस पर 8 से 10 जो बुलेटिन्स करते हैं, हमारी खबरें ऐसी होती है जो किसी चैनल की नहीं होगी। हम प्योर न्यूज़ दिखाते हैं, और वो भी आपके काम की। जी। या कहाँ ब्याज दर में कुछ बदलाव हुआ है, कौन से घर खरीदने के ऑफर्स अच्छे हैं, कौन सी दवाएं ऐसी अच्छी बन रही है जो आपके काम की हो सकती है, किनसे आपको दूर रहना है। ये हेडलाइंस आपको कहीं मिलेगी नहीं। और हमने ये उस कंडीशन पे किया है कि हमें पता है हम पॉलिटिकल डिबेट्स दिखाएंगे तो टीआरपी बहुत जबरदस्त आएगी। जी। हिंदुस्तान में हम सब लोगों की आदत है ना कि कोई 2 लोग लड़ रहे हों तो तुरंत हम खड़े जाएंगे रोड के पास और देखेंगे, दोनों को नहीं जानते, और पास वाले को पूछेंगे भाई कौन है, नहीं जानता है, क्यों लड़ रहे हैं, नहीं जानता, तब भी हम भी खड़े होकर देखेंगे, अच्छा देखते हैं क्यों लड़ रहे हैं। तो लड़ाई देखने में सबको आनंद आता है, लेकिन अच्छा काम यही मंदिर के बाहर बिठा दो, अंदर बिठा दो, कोई नहीं बैठेगा। सो हमें भी बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन हमने धीरे धीरे दर्शकों को समझाया क्वालिटी कंटेंट देखना भी हर किसी के बस की बात नहीं, उसके लिए आपको अच्छा दर्शक होना जरूरी है। और हमारे दर्शक इस बात को समझें और अब वो हमारा चैनल देखते हैं अच्छे कंटेंट के लिए। सो हम अगर अच्छा करना चाहते हैं, हमें दर्शकों का सपोर्ट चाहिए। और अगर कहीं कुछ खराब चल रहा है और दर्शक नहीं देखेंगे तो चैनल अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, मीडिया अपने आप लाइन पे आ जाएगा कि मुझे अच्छा दिखाना है। सो ये गिव एंड टेक है, एक तरफा रिलेशनशिप नहीं है, एक तरफा जिम्मेदारी नहीं है। दर्शक भी समझदार होने चाहिए और मीडिया भी। जब दोनों, और सबसे बड़ा पावर देखिए दर्शकों के पास है। मैं अनिल सिंह भी तब तक ही हूँ जब तक मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं। मैं कुछ भी कर लूँ शुभा जी, कितना भी जोर लगा लूँ, मैं आपको टीवी सेट के सामने बिठाकर मेरा चैनल चलाकर जबरदस्ती नहीं दिखा सकता। आपके उंगली में वो पावर है कि रिमोट पर एक बटन दबाते ही आप मेरा चैनल बदल देंगे और मैं अनिल सिंह भी नहीं रहूंगा। वो पावर आपके पास है, आप देख रहे हैं तो मैं हूं। ये पावर दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि उन्हें क्या देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है। अगर वो कचरा देखेंगे तो चैनल कचरा ही दिखाएंगे, वो अच्छा देखेंगे तो मजबूरी में सबको अच्छा दिखाना पड़ेगा। सो आप दूसरों को मत बोलिए मीडिया की गलती है, उनको सुधरना है, मैं जानता हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन उसकी चाबी आपके हाथ में, सुधारना आपके हाथ में। नहीं देखेंगे खराब हो कंटेंट, नहीं देखेंगे फालतू की डिबेट, हम अच्छा ही देखेंगे। खबरें दिखाओ, न्यूज दिखाओ, व्यूज नहीं। बस जी, न्यूज़ दिखाओ, व्यूज़ नहीं, और चॉइस इज योर्स। और अभी वक्त हो गया इस कार्यक्रम से अनुमति लेने का, लेकिन अनुमति लेने से पहले जो यहाँ के आदिवासी क्षेत्र हैं, जो यूथ आपको सुन रहे हैं, ये पिछड़ा क्षेत्र है, लगभग 70% लोग यहाँ पर आदिवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप पिछड़े हैं। कोई पिछड़ा नहीं है। अगर मेरे जैसा एक लड़का चित्तौड़गढ़ से निकलकर इस मुकाम तक पहुंच सकता है। मैंने 9th क्लास में पैंट पहनी थी पहली बार जी। तब तक मैं नेकर में ही था, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जी। इंग्लिश आती नहीं थी। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, आज इस मुकाम पर 100% कर सकते हैं। और आदिवासी होना ये अपने आप में आपके लिए एक कहना चाहिए कि प्लस पॉइंट है, नेगेटिव नहीं। क्योंकि जिस नजदीकी से आप प्रकृति को देखते और जीते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आज मैं चाहूं तो भी मैं आपकी जिंदगी नहीं जी सकता, और आपको लगता है क्यों जीना चाहेंगे, लेकिन लोग इस नेचुरोपैथी के साथ आज इस तरह की जगह में जाकर खर्चा करके जा रहे हैं, जो आपको एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी,
एक अच्छी ज़िंदगी, तनाव मुक्त ज़िंदगी आपको मिल रही है। सो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि आप पिछड़े हुए हैं, आप बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस धरती पर हर आदमी किसी एक पर्टिकुलर जगह पैदा हुआ है तो उसके पीछे कुछ न कुछ परमात्मा का कारण होगा। जी। आपको जहाँ भेजा है सोच समझ कर भेजा गया है। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़े शहर यहाँ से बाहर निकलकर जयपुर, मुंबई या कहीं और जाएं तो ही आप प्रोग्रेस करेंगे। आप प्रोग्रेस यहाँ रहकर भी कर सकते हैं। आप अपने रोज के काम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, अगर इतना सोचना शुरू कर दें तो आप अपनी ज़िंदगी में और अपने आसपास के लोगों में बड़ा फ़र्क बनाएंगे, सोसाइटी को बेहतर बनाएंगे। इसलिए जो कर रहे हैं उसे दिल लगाकर अच्छा करें। एक ही चीज़ हर रोज़ रात को सोने के पहले एक सवाल अपने से ज़रूर पूछिएगा और उसका जवाब अगर हाँ में मिले तो आप मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्या आप कल से आज बेहतर हैं? अगर इसका जवाब आपको हाँ मिलता, हाँ कल से मैं आज बेहतर हूँ, मैंने कुछ और बेहतर किया है, कुछ और अच्छा किया है, तो फिर आप जो कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर इसका जवाब ना है जी तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर सोचने की ज़रूरत है। कई बार हम प्लान्स बनाते हैं लेकिन जी। बेहतर नहीं कर पाते, फिर हम मायूस हो जाते हैं। ऐसा तो फिर क्या सक्सेस मंत्र है? अगर आज हम फेल हो गए, जी। कल के लिए क्या करें और एक्स्ट्रा? फेल हुए इसका मतलब कोई कमी नहीं, जी। राइट। दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपकी किस्मत ही बड़ी खराब है, राइट, जी जी। या आपकी कोई कमी रहेगी। अब सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे तो किस्मत भी हमेशा तो खराब नहीं रहती। जी और किस्मत उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जी हाथों की लकीरें नहीं होती, जी जी राइट। राइट। सो किस्मत जिंदगी भर खराब नहीं रहेगी, अगर आप मानते हैं तो। मैं तो मानता भी नहीं। और अगर आपके प्रयास में कमी रह गई, एफर्ट्स कम रहे, तो करिए फिर वापस। जी बिल्कुल। मायूस होना, छोड़ देना, गिव अप करना, ये तो काम ही नहीं है, ये तो मतलब ही नहीं है। मतलब ये सोच लीजिए कि जब तक सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, जब तक जो काम हाथ में लिया उसे कंप्लीट नहीं करूंगा, तब तक मैं असफल नहीं हुई। जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन आप असफल हैं। जब तक कोशिश कर रहे हैं आप असफल नहीं है। एंड थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और बड़ा मज़ा आया मुझे तो। अगर कुछ ज़्यादा ज्ञान दे दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल नहीं। से बोल रहा था, जो निकला है दिल से निकला है। दिल की आई बात होप कि दिल तक आपको बुरा न लगे कि भाई देखिए टीवी पे तो इतना ज्ञान देती हैं, यार रेडियो पे आज मौका मिला तो छोड़ नहीं रहे। सही, आपका हम्बलनेस है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हम सबको समझाया। जो भी यूथ जब भी इस कार्यक्रम को हम पुनः प्रसारित भी करेंगे, जब वो सुनेंगे तब उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी। देखिए ऐसा है शिल्पा जी, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। न मेरे में ताकत है, न मेरे में समझ है कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ। अगर मुझे सुनकर 1%, 2%, 4% लोग भी थोड़ा बेहतर इन्वेस्टर बन जाए या थोड़ा बेहतर इंसान बन जाए तो काफ़ी है। अब लोग खुद को नहीं बदल पाते, दूसरों को बदलने कहाँ चलेंगे? इसलिए आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए और उससे 2-4% लोग थोड़ा बेहतर हो जाएं ज़िंदगी में, यही अपने लिए सक्सेस है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जी, तो सभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ज़रूर हम कामयाब होंगे। इसी के साथ यहीं पर रुकते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।